हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग डीपीपी नंबर 06 का डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमने पहले सवाल से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू चार्ज। नहीं बेटा, ये तो बिल्कुल गलत बात है। चार्ज ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी के इंक्रीज होने की वजह से चार्ज बढ़ता है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ऐसा कोई स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। चार्ज ऑन अ बॉडी इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टेन चार्ज दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। ये बात सही है, क्योंकि चार्ज बेटा किसके बराबर है? Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन इंटू ई के बराबर होता है, जहां पे एन क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी वाला। चार्ज ऑन अ बॉडी ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, गलत नेगेटिव भी होता है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। क्लियर है? Next, figures show electric field lines due to charge configuration. From this, we conclude that. तो यहां पे बेटा अगर हम इन दोनों चार्जेस को देखें तो दोनों से बेटा फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही है, तो इससे मैं ये बोल सकता हूं कि Q1 कॉमा Q2 दोनों ही कैसे चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहती है वो आउटवर्ड्स रहती है। ठीक है। अब यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस Q1 में क्या है? ज्यादा है कंपेयर टू Q2, तो मैं बोल सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव एंड Q1 इज ग्रेटर देन Q2। नेक्स्ट, figure shows three concentric metallic sphere shell. The outer shell has charge Q2. आउटर शेल के पास चार्ज कितना है बेटा? Q2। द इनर मोस्ट शेल हैज चार्ज Q1। इनर मोस्ट मतलब इसके पास चार्ज कितना है? Q1। द मिडिल शेल इज अनचार्ज। बेटा इस पे चार्ज क्या है? जीरो। द चार्ज अपियरिंग ऑन द इनर शेल ऑफ द आउटर मोस्ट शेल। बेटा इनर शेल मतलब ये वाले पार्ट पे बताना है कि ये वाले पार्ट पे कितना चार्ज है। क्लियर है? देखो कैसे करेंगे। क्या बीच वाली न्यूट्रल है? बीच वाली न्यूट्रल कैसे होगी बेटा? अगर ये Q1 चार्ज है तो क्या मैं इधर पे माइनस Q1 दे दूं और इधर पे प्लस Q1 दे दूं, तो अगर इन दोनों का सम देखूंगा इनर और आउटर का, वो जीरो होगा कि नहीं होगा? मतलब इस पे नेट चार्ज कैसा आ रहा है? अनचार्ज आ रहा है। और अगर इधर पे प्लस Q1 रखा तो इधर पे क्या आ जाएगा बेटा? माइनस Q1 आ जाएगा, और आउटर सरफेस पे क्या आ जाएगा? प्लस Q1 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अभी आप आगे सीखोगे। तो अगर मुझसे आउटर मोस्ट शेल का इनर साइड पूछा गया तो वो कितना है बेटा? माइनस Q1 के बराबर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, 6 point charge are placed at the vertices of a hexagon of side 1 meter. As shown in the figure, the net electric field at the center of the hexagon. Hexagon के सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो बेटा सेंटर ये वाला पॉइंट है। अब यहाँ पे अगर सबसे पहले हम लोग वेक्टर डायग्राम देखते हैं क्या होगा। क्या ये Q पॉजिटिव है और इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आएगी E, और ये नेगेटिव है, इसके वजह से भी E इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि दोनों के डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? 2E आ जाएगी। ये वाला पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा बेटा? इधर रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव है तो अट्रैक्ट भी करेगा, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 2E आ जाएगी। इधर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके वजह से भी यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटा? 2। क्लियर? मतलब कुल मिला के हमारा ऐसा कुछ वेक्टर डायग्राम बन जाएगा कि यहाँ पे ये 2E है, इस जगह ये कितना हो जाएगा? 2E हो जाएगा, और इधर पे भी ये क्या है? 2E। क्योंकि एक हेक्सागन दिया गया है तो एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स आर 60 डिग्री। ये 60 डिग्री का बनेगा। अब आप लोगों ने बेटा वेक्टर्स में पढ़ा होगा कि जब भी दो वेक्टर्स बिल्कुल सेम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ए वेक्टर है और ये भी एक ए वेक्टर है, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम, और इनके बीच का एंगल अगर 120 डिग्री होता है, तो जो रिजल्टेंट होता है वो इस एंगल के हाफ में, मतलब 120 का हाफ कितना हो गया? 60 डिग्री, और मैग्नीट्यूड भी सेम रहता है, ए रहता है। क्लियर है? चाहो तो आप निकाल के कर भी सकते हो, जहां से रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस 120 डिग्री, ये रख सकते हो आप, और यहां से वैल्यू निकाल सकते हो।
और जब एंगल निकालना होगा तो ये यहां से tan अल्फा निकाल लेना, दैट इज b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा से। ठीक है, तो यहां से जो एंगल आएगा दैट इज 60 डिग्री और यहां से जो मैग्नीट्यूड आएगा वो a के बराबर है। मतलब ये 2e और ये 2e का जो मैग्नीट्यूड है ये सेम बेटा इसी 60 डिग्री के एंगल पे बन जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा 2e। और ये दोनों क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया 0। तो आपके पास ई नेट जो निकल के आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल्स टू 4e। तो यहाँ पे लिख सकते हो 4 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना था 1 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या बेटा 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है क्यू अपॉन पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा आपका? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A proton and an alpha particle having equal kinetic energy are projected in a uniform transverse field as shown in the figure। और इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर, अब यहाँ पे बेटा एक बात की गई है कि इनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी दी गई है, इक्वल दी गई है। ठीक है, तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर मैं प्रोटॉन के लिए लिखूंगा तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू हाफ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का होल स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल अगर मैं लिखूंगा तो दैट इज इक्वल्स टू हाफ इनटू 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर, क्योंकि 2m 4m होता है। तो अब अगर बेटा ये और ये चीज बराबर है तो पक्की बात है, मतलब हाफ एम और ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है। मतलब अगर ये दोनों बराबर है दैट मींस वेलोसिटी में चेंज हुआ होगा। वेलोसिटी में चेंज हुआ होगा दैट मींस कि हमारी वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल कम रही होगी वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन से, तभी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बराबर हो सकती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल के। क्लियर है, तो मैं यहां से ये क्या इंक्लूड कर सकता हूं कि मेरी काइनेटिक वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल कम है किससे, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन से। क्लियर है, अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है बेटा ई, और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल जो होता है दैट इज ट्वाइस ऑफ ई। क्लियर, तो अब अगर बेटा ये हमारा पॉजिटिव चार्ज नीचे है और नेगेटिव ऊपर है तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ ऐसी होगी। ठीक है, तो इसको अगर मैं अलग से बनाऊं और इसमें फोर्स बेटा कहां लग रही होगी, ऊपर लग रही होगी, दैट इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई के बराबर। तो क्यू इंटू ई के बराबर, तो अगर पहले वाले के लिए बात की जाए बेटा तो यहां पे पहला वाला हमारा कौन सा दिया गया है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन में आगे की तरफ जो वेलोसिटी है दैट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, ऊपर की तरफ फोर्स जो है दैट इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन प्रोटॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम यहां पे अगर मैं बात करूं तो आगे कौन है, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, और ऊपर क्या जा रहा है बेटा यहां पे दैट इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब यहां पे एक बात देखना बेटा, क्योंकि यहां पे क्यू अल्फा मतलब चार्ज ज्यादा है क्योंकि ये 2 टाइम्स ऑफ ई है, तो मतलब फोर्स ज्यादा हो गई, फोर्स ये बड़ी हो गई। क्लियर है, और वेलोसिटी क्या है, कम है। अगर वेलोसिटी कम है फोर्स ज्यादा है तो इसमें बेटा आपको बहुत जल्दी कर्व देखने को मिलेगा। क्लियर है ऐसा, और इसमें ये वेलोसिटी कम है और q इंटू ई, ई तो दोनों के लिए सेम है पर चार्ज ऑन प्रोटॉन तो ई है, मतलब फोर्स भी क्या हो गई कम, और वेलोसिटी ऑफ p क्या है बेटा ज्यादा। तो ये क्या होगा, इसमें ये आगे जाता जाएगा और ऊपर की तरफ फोर्स क्या लग रही होगी, कम लग रही होगी। ये कुछ ऐसा, क्लियर है कि नहीं है? तो अगर ऑप्शन से मैच करूं तो प्रोजेक्ट प्रोटॉन ट्रेजेक्टरी इज मोर कर्व, ये तो गलत हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्टरी इज मोर कर्व, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कि अल्फा का ज्यादा कर्व होगा क्योंकि ऊपर फोर्स भी ज्यादा है और वेलोसिटी कम है आगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। Three particles are projected in a uniform electric field with same velocity.
परपेंडिकुलर टू द फील्ड एज शोन, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। इनमें से सबसे ज्यादा चार्ज टू मास रेशियो किसके पास है, ए बी सी में से ये बताना है। अब बेटा यहाँ पे देख सकते हैं कि क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ऊपर नेगेटिव है, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो कुछ इस तरीके की रहेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्लियर। अब यहाँ पे बेटा कोई भी चार्ज होगा, मान लो एक्स वाई जेड कोई भी चार्ज होगा, तो इसकी वेलोसिटी कहाँ की तरफ है, आगे की तरफ, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, दैट इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई के बराबर है। सारे ऊपर की तरफ मुड़े हुए हैं तो हम समझ जाएंगे कि ये कैसे रहे होंगे, पॉजिटिव चार्ज रहे होंगे सारे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो मतलब अब मेरी वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है, चार्ज पे डिपेंड कर रही है। जैसे कि हमने पहले वाले सवाल में देखा था कि बेटा Q ऑफ अल्फा इंटू ई, इसका बेटा चार्ज की वैल्यू ज्यादा थी, इसलिए इस पे फोर्स ज्यादा लग रहा था, फोर्स ज्यादा लग रहा था, उस पे कर्व ज्यादा आ रहा था। सेम इसी तरीके से कि जिसके पास Q इंटू ई में चार्ज ज्यादा होगा उस पर ज्यादा फोर्स लग रही होगी, तो कर्व भी उसी का सबसे ज्यादा बन रहा होगा। तो सबसे ज्यादा चार्ज किसका आ जाएगा, सबसे ज्यादा कर्व किसके पास है, सी के पास, तो चार्ज भी सी के पास ज्यादा होगा। फिर कौन सा आ जाएगा बेटा, बी आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो हम समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा चार्ज बाय मास रेशियो किसका ज्यादा होगा, क्यू सी वाले पार्टिकल का ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, a small conducting sphere is hung by an insulating thread between the plate of a parallel plate capacitor as shown in the figure. The net force on the sphere is, sphere पे बेटा net force बतानी है क्या होगी। अब क्योंकि बेटा यहाँ पे हमें जो स्फीयर दिया गया है, ध्यान से देखो, वो कैसा स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, चार्जेस कहाँ पे रहेंगे, सरफेस पे। तो क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा इस स्फीयर के सारे नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएंगे, स्फीयर के इस साइड आ जाएंगे। क्लियर है। और इस साइड कैसा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, तो इस साइड सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे जितने भी होंगे। क्लियर है। तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। क्लियर है। तो ये जो इधर पे लगने वाली बेटा नेट फोर्स होगी इस पे, वो क्या होगी बेटा, जीरो हो जाएगी। ये जितने से ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा उतने से ही ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो नेट फोर्स इसके ऊपर क्या आ जाएगी, जीरो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Next, the given figure shows two parallel plate A and B of same charge density plus sigma and minus sigma respectively. The electric intensity will be zero in the region S. Electric intensity कौन से region में zero है, हमें ये बता। यहाँ बेटा हम लोग प्लेट बना लेते हैं और उनका रीजन, ठीक है, तो अलग से प्लेट बना लेते हैं। ये कौन सा बेटा है, ये वाला रीजन फर्स्ट है, ये प्लेट ए है, और इसको एक काम करते हैं प्लस सिग्मा दे देते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कैसी हो जाएगी बेटा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और इसको हम दे देते हैं माइनस सिग्मा, तो दिस विल बी बी। तो ये कैसी आ जाएगी, प्लेट नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, ये रीजन फर्स्ट है, ये रीजन सेकंड है, और ये वाला रीजन क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, यहाँ बेटा पॉइंट मार्क कर देते हैं। ठीक है, एक्स, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, वाई, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, जेड। अब अगर पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे एक प्लेट की, तो दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होता है, अवे होगी। और नेगेटिव चार्ज के वजह से क्या होगा, अट्रैक्टिव होगी, वो भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगी वो आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, ये रीजन 2 में आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं जेड पॉइंट पे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, अट्रैक्टिव हो जाएगी पॉजिटिव की वजह से, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। और नेगेटिव की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की वजह से अवे हो जाएगी, दैट इज सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अब नेगेटिव की वजह से अट्रैक्टिव है, इसके बाद से जैसे रिपल्सिव है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। यहाँ पे कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ चेक करते हैं, पॉजिटिव की वजह से अवे आ रही है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स आ जाएगी, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है दैट इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है,
तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि फर्स्ट वाला रीजन और थर्ड वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई है, जीरो, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज जीरो इन द रीजन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, a sphere of radius r has a uniform distribution of electric charge in its volume. At a distance x from its center, where x is less than r, the electric field is directly proportional to. Electric field किसके directly proportional है ये बताना है। यहाँ पे बेटा सबसे पहले हम लोग एक स्फीयर बनाते हैं जिसके चार्ज हमारे वॉल्यूम में है। यूनिफॉर्म स्फीयर हो गया, ठीक है। और इसकी बेटा सेंटर से रेडियस कितनी ले लेते हैं, कैपिटल आर। और हमसे पूछा गया x इज लेस देन कैपिटल आर पे बात हो रही है, ठीक है। मतलब किसी इस पॉइंट पे मान लीजिए आप इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये x डिस्टेंस पे। अब इनसाइड द स्फीयर बेटा हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वहां पे E इज इक्वल्स टू डेंसिटी x अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट रहता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स रहता है। और अगर आउटसाइड द स्फीयर की बात होती तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता। तो अभी अंदर की बात हो रही है तो फिर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m and charge q is hung from a single thread at an angle theta with the surface of a vertical charge conducting plate, then for equilibrium of sphere the surface charge density of the plate is। surface charge density बतानी है प्लेट की। तो यहां पे अगर बेटा मैं ये वाली प्लेट कंसीडर कर लेता हूं जो कि कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और इससे ये एक स्फीयर इस एज से विद द हेल्प ऑफ सिल्क थ्रेड मैं मान लेता हूं इधर पे। तो डाउनवर्ड कौन सी फोर्स लग रही होगी बेटा, mg। और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी दैट इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लग रहा होगा, टेंशन T, और ये एंगल को क्या मान लेता हूँ, थीटा। अगर बेटा इसका वर्टिकल कंपोनेंट करूंगा तो ये भी एंगल थीटा आ जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, दैट इज T cos थीटा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा दैट इज T sin थीटा, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो यहाँ पे क्या, T sin थीटा इज इक्वल्स टू Q इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, डिवाइडेड बाय T sin थीटा कर देता हूँ, T cos थीटा। T cos थीटा वो किसके बराबर है बेटा, mg के बराबर है। तो T से T कैंसिल आउट हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा दैट इज tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू Q इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन mg। हमें निकालना क्या है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा के टर्म्स में लिख दो। तो सिग्मा इक्वल्स टू mg इंटू टेन थीटा। और यहाँ पे बेटा एप्सिलॉन नॉट भी मल्टीप्लाई में चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, चार्ज क्यू आ जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट mg बाई क्यू इंटू टेन थीटा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, टू लॉन्ग थिन चार्ज रॉड विथ चार्ज डेंसिटी लैम्डा each are placed parallel to each other at a distance d. The force per unit length exerted on the one rod by the other will be। क्या बताना है बेटा, हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ बताना है। यहाँ बेटा दो रॉड हम लोग इसको मान लेते हैं कि मान लो एक रॉड हमें ये दी गई है, ठीक है, और दोनों ही पॉजिटिव है। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा, तो ये पॉजिटिव ले लेते हैं। और सेम ऐसे ही हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये भी कैसा दिया गया है, पॉजिटिव। ये भी क्या है, लैम्डा। क्लियर है, ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है। अब बेटा न्यूटन्स का थर्ड लॉ तो लगेगा ही लगेगा, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रही होंगी। तो अगर मैं इसकी बात करूं 1 सेकंड वाले पे क्या फोर्स लगा रही होगी, दैट इज इक्वल्स टू
इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं, क्योंकि फोर्स जो होगी दैट इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई के बराबर होगी। तो इस पॉजिटिव की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों की प्लेट की डिस्टेंस दैट इज गिवन एज डी। तो इनटू नीचे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब इस ई को उठा करके यहां रख दो, तो एफ इक्वल्स टू क्यू। बेटा क्यू जो चार्ज है वो हमें पर यूनिट लेंथ के लिए चाहिए थी, तो अगर मैं इतनी लेंथ को अगर एल ले लेता हूं तो चार्ज कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एल इंटू ई। ई की वैल्यू क्या है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्लियर? आपको निकालना क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो एल को नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा एफ बाई एल इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 से डिवाइड, क्योंकि के टर्म्स में चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। और बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिख सकते हैं, तो 2 के लैम्डा स्क्वायर अपॉन डी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा हमारा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 2 लैम्डा स्क्वायर बाय डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O of a semicircular of a radius a having a linear charge density lambda is given by। बेटा ये वाला हम लोगों ने लास्ट में भी देखा था, पिछली वाली डीपीपी में भी। तो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती है दैट इज E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए के बराबर होती है। क्लियर है? याद रखना ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है बेटा, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। थैंक यू सो मच बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। हम लोग बाकी अपने नेक्स्ट डीपीपी के डिस्कशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।